औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स है, उसका लेक्चर नंबर 7 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में आज हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज नंबर 10.2 से शुरू करेंगे। आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि हाँ, ये आपके सामने एक्सरसाइज आपकी बुक पे आपने पॉइंट आउट करना है कि इसमें लिविस एसिड कौन सा और लिविस बेस कौन सा, क्यों क्लोरीन क्यों है। अगर मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या आएगा? ये क्लोरीन नहीं है बल्कि ये क्लोराइड है, सॉरी। सो क्या आएगा? 7 डॉट्स डाल दूं? डाल दिए। बस क्लोराइड है, ये क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं। इस पर -1 चार्ज क्यों आया हुआ? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएंगे? और इस पर कौन सा चार्ज है? ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये मैं चलो क्या देता हूँ, उसको मैं ज़रा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये पेयर बन गया जिसके साथ इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया हुआ लगा हुआ। ये कितने लोन पेयर हैं इसमें? है या नहीं है? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने की सलाहियत है। तो ये क्या हो गया? फिर लिविस एसिड हो गया ना, बेस हो गया। अच्छा, बेस हो गया, मैं एसिड लिखने लगा। क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, अब एक अगर बेस बन गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप कह देंगे एसिड है। क्यों एसिड है ये भी बताएं। एल्युमिनियम क्लोराइड है जी। एल्युमिनियम को सेंट्रल एटम मान लिया, ठीक है। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? थर्ड ए ग्रुप में है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में। 3 क्लोरीन इसके साथ लगे हुए हैं, सुन रहे हो? ठीक है जी। हर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इसके साथ, ठीक है। अब बाकी इसके पास कितने रह गए? पीछे 6 रह गए ना। ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं है अपनी जेब से दे रहे हैं। अभी रह गए हैं, ऊंचे से बोलो। अब देखें, एल्युमिनियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। और उसके बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी है, ऐसा ही है। और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीटेड नहीं है। तो आपने ये रीजंस दे के क्या देना है कि दिस इज एसिड। एसिड है ना, एसिड है ना, एक्सेप्टर है ना, डोनर नहीं है। अब भाई ये एसिड था, ये बेस था, सॉरी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, डोनर बेस होता है और एक्सेप्टर एसिड होता है। या मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, आप भी मिक्स कर गए हो ना, मैं जो चाह रहा था वो हो गया। देखें, एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है? डोनेट करता है, ठीक है। तो अब AlCl3 क्या हो गया? बेस हो गया ना, एसिड हो गया। अब यहाँ देखें, हाइड्रोजन आयन है, पॉजिटिव, प्रोटॉन है ना। अब मैं अगर H पॉजिटिव को ड्रॉ करूँ तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं है ना, नहीं है ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा कम्यूटेट करने की सलाहियत है कि नहीं है?
अब इसकी बात करते हैं, सुन रहे हो? अब हाइड्रोक्साइड में पहली बात तो नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले ऑक्सीजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी? 6। एक उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और नेगेटिव चार्ज भी है ऊपर, तो एक किसी और से ले लिया, ओवरऑल के चार्ज आ गया। नेगेटिव तब भी आएगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयर किए, इसकी वजह से थोड़ा आएगा नेगेटिव चार्ज। तो सुन रहे हो? तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर्स हैं देने के लिए, ये डोनर और ये एक्सेप्टर। अब जो डोनर होता है वो क्या होता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? एक्सेप्टर ए से एक्सेप्टर एसिड, इतना याद कर लो बस। और डोनर से बेस होता है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? तो क्यों नहीं लिख सकते आप लोग? आप लोगों को वैसे ये होमवर्क दिया था और आप लोगों ने आई डोंट नो क्यों नहीं किया। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो बच्चे मुझसे पूछ सकते हो, नहीं है? अब हमारा जो टॉपिक था, असल में जो टॉपिक हमने करना है आज, वो क्या है? क्या लिखा हुआ? ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो क्या जेल में बात आती है इस लेक्चर की हेडिंग को पढ़ के? जी अहमद, क्या बात दिल में आती है इसको पढ़ के आपके? आयनाइजेशन होगी। और सेल्फ क्या कह रहा है? ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बात समझ आई? सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ फीडिंग, अपने आप को खिलाना, दूसरों को फीड नहीं, अपने आप को खिलाना। ठीक है, नहीं समझ आया? वो कहते हैं ना, फलां बंदा सेल्फिश है, अपने आप को ही हर वक्त लाइक, अपनी तरीके, अपना ही सोच, खुद गर्ज, अपनी गर्ज का मकसद, गर्ज का फिक्र होता है, दूसरों का फिक्र नहीं। सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ का मतलब जाती, नहीं समझ, खुद की। आयनाइजेशन क्या करना है? आयनाइजेशन का क्या मतलब है नाशिया? वर्ड से सोचो ना बच्चे, जब ऐसे सोचना शुरू करोगे तो फौरन जवाब। जी हाँ, आयनाइजेशन से क्या होगा? जी जी, आप बता। कंपाउंड नहीं, आयनाइजेशन से आयंस, सिर्फ क्या? कंपाउंड। कंपाउंड क्यों बना रहे हो? सेल्फ आयनाइजेशन अपने आप को या खुद को किस में तोड़ देना? आयंस में तोड़। नहीं समझ आ रही है? किसी एक चीज का खुद को आयंस में तोड़ देना, खुद का, खुद से रिएक्ट करके अपने आप को आयंस में तोड़ देना, ये लफ्जी मानी है इसका। ऑटो का मतलब खुद ब खुद। ऑटो का मतलब कहते हैं ना, ऑटोमेटिक कार है, ऑटो है ना, तो ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है? खुद कार, खुद का। आयनाइजेशन ऑफ वाटर के पानी का अपने आप को, खुद को आयंस में क्या कर देना? तोड़ देना, आयंस में बदल देना, सेल्फ आयनाइजेशन। अब जनाब इसकी डेफिनेशन आपके बुक से जो लिखी गई है वो ये है, द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स, कौन? पानी के दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस आयंस, क्या करते हैं? आयंस बनाते हैं। इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। समझ आया? द रिएक्शन इन विच, वो तामुल जिसमें दो पानी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? आयंस। क्या पैदा करते हैं?
आइंस पैदा करते हैं इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सिमिलरली द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करें, क्या करें, ये दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या करने के लिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनाने के लिए, दैट इज व्हाट सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं अब, पानी के दो मॉलिक्यूल्स H2O प्लस H2O इसी फॉर्म में होते हैं। अगर मैं इसको यूं लिख दूं OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ओके, समझ आ रही है मेरी बात की। अब ये भी H और OH की फॉर्म में है। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं ना, पता ना इस चीज़ का, ये नहीं। तो बच्चे क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है इसको ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और साथ क्या बन जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। अब इसमें असल में हुआ क्या, पानी का एक मॉलिक्यूल एज इट इज रहा है, देखो H2O तो वैसे ही रहा ये वाला, नहीं, तो असल में क्या हुआ, पानी का एक मॉलिक्यूल टूटा है, किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और इस H पॉजिटिव को अपने साथ मिला के हाइड्रोनियम आयन इसने बना दिया। तो असल में ये क्या है, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये पानी का एक मॉलिक्यूल और उसके साथ एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ। तो असल में तो ये प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, तो जवाब दोगे तो मैं भी आगे चलूँगा। समझ आ रहा है सब, क्लियर है, आगे चलूँ। सो बच्चों ये बात है सेल्फ आयनाइजेशन में, द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस आयंस is called self ionization or auto ionization of water. The reaction in which two water molecules react to produce hydrogen ions and hydroxide ions is called self ionization or auto ionization of water. General definition of self ionization or auto ionization, एक तो है बच्चों आपकी बुक से, मैंने आपको दो, एक नीचे वाली आपकी बुक से इसको थोड़ा सा चेंज किया, अदरवाइज ये भी बुक वाली है। अब जनरल डेफिनेशन ये है कि द रिएक्शन इन विच ए न्यूट्रल स्पीशीज, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिएक्ट विद इटसेल्फ, क्या करता है, वो अपने आप के साथ रिएक्ट करता है, टू फॉर्म आयोनिक स्पीशीज, क्या बनाने के लिए, हाँ जी, आयोनिक स्पीशीज बनाने के लिए, इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन। अब इस स्पीशीज़ के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है जनाब, बात समझ आ गई आप लोगों को। सो अब हम बात करते हैं हमारी बुक के अंदर जो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में लिखा हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाईली, क्या मतलब है इसका, हाँ, जो चीज़ इनके अंदर डालें डिजॉल्व हो जाती है, वो तो बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। बच्चे मेरा सवाल आपसे ये है कि पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है, नहीं पता, भूल गए हो। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मैंने आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ाई थी, याद आया, और मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल में
वाटर की एग्जांपल भी कराई थी और अमोनिया की भी कराई थी, HCl की भी कराई थी। और आपसे पेपर में उन्होंने पूछा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करें, केमिस्ट्री के पेपर में, याद आया? और उसकी एक एग्जांपल दे दें, याद आया? तो मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चों के सर झुके हुए थे उस दिन। तो जनाब ये वही है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो की थी हम लोगों ने, की थी। मैंने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ाया था। कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह का होता है? कौन कौन सा? बेटा ये डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर्ड पेयर्स हैं उनकी तादाद की बुनियाद पर 3 किस्में हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़ने वाले एटम्स की किस्म की बुनियाद पर, एटम्स की टाइप्स की बुनियाद पर कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी किस्में थी? 2 किस्में। मैंने आपको यह कहा था कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड 2 सेम एटम्स के दरमियान में बने तो कौन सा होता है? देखें, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के दरमियान में। किसके दरमियान में? एक हाइड्रोजन आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। अब मुझे आप ये बताएं, दोनों में एक एक प्रोटॉन आया, दोनों में क्या? तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा कि दोनों के बिल्कुल सेंटर पे होगा, यानी दोनों बराबर फासले पे होगा, या एक के करीब होगा, एक से दूर होगा? तो इसमें किसी दोनों एटम इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े से बराबर फायदा उठाएंगे, या एक ज्यादा उठाएगा, एक कम उठाएगा? बराबर उठाएंगे ना। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा मिकदार नहीं होती, किसी के ऊपर कम मिकदार, यानी किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी। सो जनाब, अब अगर यही बॉन्ड हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में बन जाए, किसके दरमियान? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। उनमें से एक क्या करेगा? ये शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। अब मुझे आप ये बताएं, फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 9 प्रोटॉन्स, 9 एटॉमिक नंबर। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्रॉस वाला हाइड्रोजन का। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को 9 प्रोटॉन्स इधर खींचेंगे और 1 प्रोटॉन इधर खींचेंगे, ऐसा ही है? नहीं समझ आया? अब 9 प्रोटॉन्स की खींचने की ताकत ज़्यादा होगी एक है। उसके नतीजे में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा है ये खींच कर इसके ज़्यादा करीब हो जाता है। और फ्लोरीन, बात समझ आ रही है? ये फ्लोरीन के ज़्यादा करीब हो जाता है और हाइड्रोजन से। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा फायदा कौन उठाएगा? इसकी वजह से इसके ऊपर एक हल्का सा, मुकम्मल तौर पे नहीं जाता, पार्शल जुज़वी, इसका मतलब कुछ हिस्सा, और इसके ऊपर मैं इसकी मिसाल ऐसे दिया करता हूँ बच्चों को कि आप और आपके हमसाये ने अपने घर की दीवार पर एक बल्ब लगा लिया, ठीक है? दीवार है, उसके ऊपर आपने क्या लगा लिया? बल्ब लगा लिया। अगर यहाँ पे लगा रहेगा तो दोनों को बराबर रोशनी आएगी, है ना? जितनी रोशनी इधर होगी उतनी रोशनी इधर होगी। लेकिन एक हमसाया आपका ना, एक बंदा, दोनों ने कहा लगा लेते हैं बल्ब, लेकिन जैसे बल्ब दीवार के ऊपर लटकाया गया, ये वाला हमसाया को थोड़ा सा ताकतवर था, इसने क्या किया? उस बल्ब को खींच के अपने ज़्यादा करीब कर लिया। तो उसके नतीजे में क्या होगा? इसके करीब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा और इसके करीब थोड़ी ज़्यादा रोशनी। तो जिसके ऊपर ज़्यादा रोशनी हो जाएगी हम उसको नेगेटिव चार्ज से शो करेंगे, जिसके ऊपर थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा हम उसको पार्शल पॉजिटिव, ऐसा ही है ना? तो जितना ज़्यादा किसी के करीब होगा उतना ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा किसी से दूर होगा उतना ज़्यादा उस पर पार्शल जुज़वी, मुकम्मल नहीं आएगा। ये छोड़ता नहीं है मुकम्मल तौर पर, कुछ देर हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, कुछ ना कुछ उसको भी फ़ायदा पहुँचा रहा होता है। अब बताएं, पहला बॉन्ड था, उसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ा क्या बराबर इक्वली शेयर हो रहा था, दोनों एटमों को बराबर फायदा दे रहा था। और अब क्या हो रहा है? अब बराबर फायदा नहीं दे रहा, एक को ज्यादा फायदा दे रहा है, एक को कम फायदा दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ?
कोई जवाब दे सकता है? पहली बात तो ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम्स एक जैसे हों, उसमें पोल्स, उसमें अपोजिट चार्जेस डेवलप नहीं होते, नॉन पोलर बॉन्ड है। एक डेफिनेशन ये है कि दैट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द टू सेम एटम्स, दो एक जैसे एटम्स के दरम्यान में बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है जी, कोई पोल नहीं बनना ना, लेकिन दैट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट। में पोल्स बन रहे हैं, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो गया? इसकी वजह क्या है, तो बता सकते हैं? मुझे नहीं समझ आया। देखो, जब दोनों के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद सेम थी तो दोनों के इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज भी क्या थी? सेम थी। अब फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन थे तो उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या ज्यादा है, जिसको हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है तो उसके इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज भी क्या कम? नहीं समझ आ रहा है? सो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कौन? हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स इज द कॉज ऑफ पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलर बॉन्ड बनेगा। अब अगर दोनों जुड़ने वाले एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1 पॉइंट आई थिंक सो अप्रोक्सीमेटली 7 हो, कितना? तो कहते हैं इस बॉन्ड के अंदर आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर बराबर है, 50% आयनिक है, 50% कोवेलेंट। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से बढ़ जाए तो कहते हैं ज्यादा कैरेक्टर आयनिक है और कम कैरेक्टर कोवेलेंट है। समझ आ रहा नहीं है? तो ये जो पोल्स की फॉर्मेशन है बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से है। एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट कशिश रखने की वजह से ये पोल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पोल्स बनते हैं। और ऐसा बॉन्ड जिसमें पोल्स बने, सिरे बने, चार्ज्ड एंड्स बने, उसे हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाईली पोलर हैं। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कहाँ 1 प्रोटॉन की कशिश, जहाँ कहाँ 8 प्रोटॉन की कशिश, बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इस वजह से इनके दरमियान में बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? ज़्यादा पोलर होता है। मतलब ये वाले जो चार्जेस होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? ज़्यादा वाज़ेह पोल्स बनते हैं। क्लियर है या नहीं क्लियर? तो पोलर होने का मतलब ये है कि जो चार्जेस मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे? ऑक्सीजन पे, क्योंकि वो ताकतवर है। और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? अब यही वो तुम्हें कह रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, अच्छा बच्चा ये बात अगर समझ आ गई है आपको, तो अब पानी के मॉलिक्यूल्स जो पोलर तो हैं, समझ लिया हमने, हाईली पोलर है। इससे क्या ताल्लुक है सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन का? ये बात क्यों कहेंगी पहले? कोई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सो बेटा ये इसलिए कहा गया कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों के दरम्यान में क्या डेवलप हो जाएगी? एक कशिश डेवलप हो जाएगी। याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? और हमने इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया था, नहीं याद आ रहा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। अब जब मेरी बात गौर से सुनना, वाटर मॉलिक्यूल्स हाईली पोलर हैं और ये अपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचेंगे, और बाद औक़ात ये मॉलिक्यूल्स आपस में इतना जोर से टकराते हैं कि हाइड्रोजन ये बॉन्ड ही तोड़ के किसके साथ आके जुड़ जाता है? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये अपना बॉन्ड ही तोड़ देता है यहां से। ये चीज हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। किस वजह से? अपोजिट पोल्स के दरमियान में कशिश की वजह से
ये पहली बात तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, शेयर कर लेता है, इससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है। सुन रहे हो नहीं? तो कहता है ओकेजनली। ओकेजनली का क्या मतलब है? Occasionally, Mr. Hamid comes to my home. Occasionally, I eat bananas. Occasionally, I eat pizza. समझ आ रही है? Occasionally, I eat biryani. नहीं समझ आ रहा? Occasionally क्या मतलब? अब तो समझ रहा? नहीं समझ आ रहा? ओकेजनली, हाँ, उस वक्त नहीं, हाँ, आमतौर पर नहीं, वो तो फ्रीक्वेंटली होगा ना। फिर अब समझ आ गया। अगर मैं हर रोज खाता हूँ, बार बार खाता हूँ, तो मैं फ्रीक्वेंटली आई ईट बिरयानी, फ्रीक्वेंटली आई ईट बनानास, फ्रीक्वेंटली मिस्टर हामिद कम्स टू माई होम, फ्रीक्वेंटली आई टॉक टू मिस्टर अहमद, फ्रीक्वेंटली। काम बार बार होता है तो फ्रीक्वेंटली होता है। ओकेजनली मतलब, हाँ बोलो बोलो बच्चे, बोलोगी तो समझ आएगा जी। कभी कभार, शाज़ो नाज़र, तो ये भी इसका मतलब ये कभी कभार। पहला उसने बताया वाटर के मॉलिक्यूल्स हाईली पोलर है, याद हो गया? वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाईली पोलर, जब एक्सप्लेनेशन हो गया। ओकेजनली कभी कभार द कोलिजन्स, कोलिजन्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है? टक्कर बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर एनर्जेटिक एनफ, कि पानी के मॉलिक्यूल आपस में देखें ना, जब पानी का गिला वाटर के मॉलिक्यूल टकराते हैं आपस में एक दूसरे से, बात इतना जोर से टकराते हैं, ठीक है, एनर्जेटिक एनफ, इतने ज़्यादा तवानाई से भरपूर होते हैं टू ट्रांसफर ए प्रोटॉन, कि वो क्या कर सके? प्रोटॉन को ट्रांसफर कर सके फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर। जिसका मतलब ये है कि ये टकराएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल का प्रोटॉन दूसरे के साथ जाकर जुड़ जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से, और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा? H3O पॉजिटिव, सुन रहे हो, और साथ OH नेगेटिव। अभी बात समझ नहीं आई? ये है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। लेकिन इसका जो नेट है वो क्या है? असल क्या है कि असल में तो यही हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल था वो टूट गया किस में? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और ये रिवर्सेबल रिएक्शन, आपको पता? ये वाला रिएक्शन क्या है? रिवर्सेबल है। एक खास हद तक ये होता है, और उसके बाद रिएक्टेंट्स क्या बनाना शुरू कर देते हैं? प्रोडक्ट खुद बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स वापस में ये वापस जुड़ जाएगा, H और OH वापस जुड़ के वापस पानी बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया जी सेल्फ आयनाइजेशन एंड और आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल, ये बेटे जो मैंने लिखा सारा कुछ समझ आ गया आपको? सबको क्लियर है? सो ए वाटर मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स और लूजेस प्रोटॉन बिकम्स ए नेगेटिव चार्ज्ड नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोक्साइड आयन। वो वाटर मॉलिक्यूल जो देता है या छोड़ता प्रोटॉन को, वो बन जाता है क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है जी, ऐसा ही है ना? देखिए, जिसने प्रोटॉन दिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड अदर वाटर मॉलिक्यूल दैट एक्सेप्ट्स और गेन्स प्रोटॉन बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोनियम आयन। हम इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं और हाइड्रोक्सोनियम आयन भी कहते हैं। ये रिएक्शन देख रहे हैं आप? दो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इसमें, या बेटा आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि पानी का एक मॉलिक्यूल टूटा और उसने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस बना दिए। इस रिएक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं, लेकिन हमारे काम का कौन सा? ये नीचे वाला, ऊपर वाले को रहने दो, लिख सकते हैं आप ऐसे आप उसे। ठीक है जी, आज मैंने आपको पीएच वैल्यू की डेफिनेशन भी समझानी है ना, तो पहले आप इसको समझ लें, फिर हम पीएच वैल्यू की डेफिनेशन को भी समझेंगे। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन की केसी एक्सप्रेशन आप लोग लिख सकते हैं, बल्कि मैं अभी आपसे पूछता हूँ। आप बताएं, अगर मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन जो है
वो ये हो जो मैं भी आपके सामने लिखकर आपको बताऊंगा। या मैं इसको H2O लिख देता हूँ। तो आप इसकी केसी एक्सप्रेशन मुझे लिखवा दें। स्क्वायर ब्रैकेट में वो नेगेटिव आ गया। फिर सोच ले, कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट आता है ना न्यूमरेटर में, ऊपर प्रोडक्ट का आता है और नीचे किसका? ये केसी एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? यही लिखा हुआ मैंने, इसका हमने केसी एक्सप्रेशन डाल दिया। केसी एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर लिख लोगे। वाटर मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स ए प्रोटॉन बिकम्स हाइड्रोक्साइड आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल दैट एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन बिकम्स हाइड्रोनियम आयन। उसकी हमने इक्वेशन डाल दी, उसको ऐसे लिख दिया। सारे स्टेप्स समझ आ रहे हैं ना? और उसके बाद आपने सेल्फ आयनाइजेशन की केसी एक्सप्रेशन डाल दी। और ये कितने टेम्परेचर पे होती है? हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम 25 डिग्री सेल्सियस की भी बात करेंगे। तो देखिए जी जरा, कहता है सिंस H2O इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब है इसका? भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो समझा दो। बेटा बिजली की बात ही नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है ए सब्सटेंस दैट आयनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वो सब्सटेंस जो मुकम्मल तौर पे आयनाइज नहीं होता बल्कि बहुत कम मिकदार में। ए सब्सटेंस दैट आयनाइजेस अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। एक ऐसा मादा, एक ऐसी शय जो बहुत कम आयनाइज हो, दैट आयनाइजेस इनकम्प्लीटली। ए सब्सटेंस दैट डज नॉट आयनाइजेस कंप्लीटली। समझ आया? दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब पानी जो है इसके सारे मॉलिक्यूल्स ही H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट है। ये मतलब है इसका। समझ आ गया? इसलिए तो रिवर्सिबल है। इसलिए तो वाटर की जो सेल्फ आयनाइजेशन है वो रिवर्सिबल है। सो द कंसंट्रेशन, अब मेरी बात सुनो, अगर ये कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वक्त के बाद, किसी खास टेम्परेचर पे कुछ वक्त के बाद H2O की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। और इनकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? ये लिखा हुआ। सो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी। अब बेटा अगर हम, ये मेरे पास जो पीछे इक्वेशन थी ये वाली, अगर मैं इस वाटर की कंसंट्रेशन को लाकर केसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉब्लम है? मैंने यही किया। देख रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया? वाटर की कंसंट्रेशन को लाकर केसी से मल्टीप्लाई किया। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट है केसी मल्टीप्लाई द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कहते हैं KW। ये जो KW किसकी जगह पे डाल दिया हम लोगों ने? हाँ, इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने किसका नाम दे दिया? KW का नाम दे दिया। ठीक है जनाब, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जी इसके बाद ये जो KW इज इक्वल टू KC टाइम द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, या इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं और इसको
आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर भी कहते हैं। वाटर क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ये बहुत 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 छोटी मिकदार में होती है। सो एट 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कंसनट्रेशन है किसकी, एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव की बेटा वही बराबर होती है। क्या होती हैं? मैंने क्या लिखा, दोनों क्या होती हैं? दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -7 होती है। मेरी बात समझो नहीं समझो? दोबारा से सुन लो कि वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जो इसकी रूम टेम्परेचर पे आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, या एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितनी होती है? 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है बेटा? अगर आपके पास गौर से सुनना, अगर आपके पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हों? 1 करोड़, कितने? उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स छूटेंगे? सिर्फ 1 आउट ऑफ 1 करोड़। सुन रहे हो? 1 करोड़ में से सिर्फ वाटर का। अच्छा मुझे बात बताओ, जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज करता है, सेल्फ आयनाइजेशन से गुजरता है, तो कितने प्रोटॉन बनते हैं? 1 प्रोटॉन। और कितने हाइड्रोक्साइड बनते हैं? तो मुझे बताओ, अगर 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा और आपको एक एच पॉजिटिव आयन मिलता है, तो OH नेगेटिव आयन भी कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा ना। इस वजह से मैंने दोनों की कंसंट्रेशन बराबर लिख दी। समझ आ गया? अब बेटा जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, अब आप और से सुनते जाना, अब जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो मुझे जरा ये तो बताओ, मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं KW की क्या डेफिनेशन है, बताना। KC मल्टीप्लाई H2O। देखो ये थी ना, इस चीज को हमने किसका नाम दे दिया? KW का नाम दे दिया। तो KW किसके बराबर आ गया? आप समझ आया? KW बराबर आया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। या हमने जो इसको डिफाइन किया था कि जो KW है वो तो असल में बराबर होता है KC मल्टीप्लाई द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये लेकिन हम ये डेफिनेशन यूज करें। अब एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी है? 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। एंड सिमिलरली जो हाइड्रो ऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो भी कितनी है? ऐसा ही है। इन दोनों को इसमें डाल दो, हमने KW निकालना है, तो KW कितना आ जाएगा? 10 रेज टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज टू द पावर -7। दिस इज सेम पावर Z। अब 10 की पावर -7 कितना हो गया? -14। तो KW की वैल्यू कितनी आ गई? अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो आपके सामने वैल्यू आ रही है ना, ये वाली, समझ आ गई? इस डेफिनेशन से आई है। ये डेफिनेशन है KW की, आप मैथमेटिकल याद रखना। ठीक है जनाब? इन प्योर वाटर, इसमें खालिश पानी में द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आर इक्वल। इसका मैंने जवाब दे दिया। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? Because during the self ionization of water, आपने लिखना इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आर इक्वल। उसके बाद लिखना बिकॉज ड्यूरिंग self ionization of water equal amount of H positive ions and
OH नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड। बस जॉब मेरा रिकॉर्ड हो गया, अब लिखना आपने खुद है, ठीक है। और ये बच्चे मैंने दोनों की कंसंट्रेशन आपके सामने यहाँ मेंशन भी कर दिए, बट इट इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगी। सो ये मैंने आपको निकाल दिया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपसे इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। pH वैल्यू क्या होती है, pH वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसको मेजर करने के तरीके पढ़ेंगे, pH स्केल की बात करेंगे,